मैं पापी हूँ। इस बात को आज मैं सार्वजनिक तौर पर मान रहा हूँ। पिछले तकरीबन 40 साल से मैंने इस बात को अपने सीने में दफन कर रखा है, लेकिन अब जिंदगी की गाड़ी और आगे खींचती नहीं लगती। बात उन दिनों की है जब मेरी जवानी उछाल मार रही थी। मैंने शहर के मशहूर समाज सेवी श्री श्री डालरिया मल के सभा की अध्यक्षता की। जैसी की रिपोर्टिंग करते करते आगरा से निकलने वाली एडल्ट मैगजीन मचलती जवानी के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। यह मचलती जवानी ही मेरे पाप की जड़ है। एक दिन मचलती जवानी के संपादक रसीले लाल राजदार की एक ऐसी चिट्ठी आई जिसने मेरी दुनिया ही बदल डाली। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, रहते हैं ऐसे महानगर में जो सोनागाछी और बहू बाजार के लिए सारे देश मशहूर हैं, और आप हैं कि दमदार तस्वीरें तक नहीं भिजवा सकते। भेजिए भेजिए, अच्छी रकम दिलवा दूंगा प्रकाशक से। कैमरा खरीदने के लिए मैंने सेठ जी से कहा कि कुछ पैसे दे दें। यह सुनकर सेठ डालरिया मल हो कर हंसे थे, और शाम तक मैं एक अच्छे कैमरे का मालिक बन गया था। बहू बाजार की खोली नंबर 34 में एक नई लड़की सीमा आई थी। चेहरा किसी बम्बैया हीरोइन से कम न था। एक दिन सीमा नहा धोकर मुंह में पान रख अपने अधसूखे बालों को धीरे धीरे सुलझा रही थी। तभी मैं उसकी खोली में जा धमका। सीमा ने तुरंत दरवाजा बंद कर सिटकनी लगा दी और बोली, मेरा नाम सीमा है, आप अंदर आइए, बैठिए। मैं पलंग पर बैठते हुए बोला, देखो मैं कुछ करने धरने नहीं आया हूँ। बात यह है कि बेवकूफ़ कहीं के, आज मेरी बोहनी खराब कर दी। चल निकल यहाँ से। सीमा खींचते हुए बोली थी। मैं हकबका गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं बोला, मैं तुम्हारी बोहनी कहाँ खराब कर रहा हूँ, लो ये रुपए। यह सुनते ही सीमा चौंक गई। वह बोली, मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेती। मैं मुफ्त के पैसे कहाँ दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे दूसरा काम है। काम? दूसरा काम? क्या काम है? मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। यह सुनना था कि सीमा मेरी बात बीच में ही काट कर ठहाका मारकर हंसी। अरे मारे, ऐसे ऐसे मर्द भी हैं दुनिया में। फिर सीमा मेरी ओर मुखातिब होकर बोली, मेरी तस्वीर देख देख कर ही मजे लेगा? चल ले खींच, तू भी क्या याद करेगा। और पैसे भी रख अपने पास, जरूरत है तो मुझसे ले जा 10-20। सीमा ने अंग्रेजी हीरोइनों को भी मात देने वाली पोजों में तस्वीरें खिंचवाई। वे छपी तो अच्छे पैसे भी मिले। जब पहला मनी ऑर्डर आया तो उन पैसों से मैंने उसके लिए साड़ी और ब्लाउज खरीदा। जब मैं उसे देने गया तो यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई। वह बोली, तुम आया करो ना। और मैं सीमा के पास आने जाने लगा। यही मेरा पाप था। उसके लिए कुछ साल पीछे जाना होगा। बात शायद साल 1946 की है। मेरे माता पिता ढाका के धान मंडी इलाके में रहा करते थे। तब मैं प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास में भर्ती हुआ था। स्कूल घर से 1 मील दूर था, लेकिन मैं जो रास्ता दोस्तों के साथ कंचे खेलते हुए पता कर लिया था, वह 1/4 मील से भी कम था। मेरे पिता लंबे रास्ते से ले जाकर मुझे स्कूल में भर्ती कराकर आए, लेकिन अगले दिन से मुझे अकेले ही आना जाना था, और इसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता ही पसंद आया। बहुत दिनों के बाद, देश के बंटवारे के बाद जब मैं कलकत्ता आ गया, तो मुझे पता चला कि उस शॉर्टकट रास्ते का नाम गली चांद रहमान था। एक दिन मैंने जब माँ से पूछा, मामा उस रास्ते में बहुत सारी दीदियाँ और मौसियाँ अपने अपने घरों के सामने बैठी रहती हैं, वे कौन हैं? यह सुनकर माँ ने मुझे डपटा था, खबरदार जो दोबारा उस रास्ते से गया तो। इसके बाद 2-3 दिनों तक मैं मेन रोड से आया गया, लेकिन फिर वही गली पकड़ ली। एक दिन मैंने माँ को जब अच्छे मूड में देखा तो अपना सवाल दोहरा दिया। वे बोली, जा उन्हीं से पूछ लेना। एक मौसी मुझसे हर रोज बोला करती थी, ऐ लड़के, बदरू चाय वाले को बोल देना तो लीली 4 कप चाय मांग रही है। वे कभी मुझे 1 पैसा देती तो कभी 2 पैसे दिया करती थी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके लीली से ही पूछ लिया। मेरी माँ ने पूछा है कि आप लोग कौन हैं? मेरा यह सवाल सुनकर लीली के अलावा और सारी मौसियाँ और दीदियाँ हंस पड़ी। उनमें से एक बोली, बता देना हम लोग धंधे वालियाँ हैं। माँ को जब एक दिन फिर अच्छे मूड में देखा तो उनको बताया। माँ वे कह रही थी कि धंधे वालियाँ हैं, लेकिन माँ शायद अंदर से जल भून बैठी थी। वे बोली,
जा उनसे यह भी पूछना कि कैसा चल रहा है धंधा। मैंने वाकई यह बात पूछ डाली थी। इसके जवाब में लिली ने हंसकर कहा था, जाकर कह देना उनसे कि बड़ा अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है कि सलवार पहनने की भी फुर्सत नहीं मिलती। यह जवाब सुनकर माँ ने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि गाल सूज जाने की वजह से मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाया था। एक दिन पता नहीं क्या बात हुई कि लंच टाइम में ही छुट्टी हो गई। मास्टर ने कहा, सभी सीधे घर जाना, संभल कर जाना। जब मैं गली चांद रहमान से निकल रहा था तो पाया कि सारी गली में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ लिली मौसी ही दरवाजे पर खड़ी थी और काफी परेशान दिख रही थी। मुझे देखते ही वे बोली, तू हिंदू है? हिंदू क्या होता है? तब मैं यह नहीं जानता था, इसलिए चुप रहा। वे फिर बोली, सब्जी वाले मोहल्ले में रहता है ना, वहाँ दंगा फैल गया है। जब तक सब ठीक न हो जाए तू यहीं छिपा रह। कर्फ्यू लग गया था। 3 दिनों के बाद हालत सुधरी और कर्फ्यू में ढील हुई तो लिली ने बताया, सब्जी वाले मोहल्ले में एक भी हिंदू नहीं है। लगता है जो मारे जाने से बच गए हैं वे कहीं और चले गए हैं। अगले दिन वे मुझे लेकर मेरे टोले में गईं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जले हुए मकान थे। यह देखकर मैं रोने लगा। वे मुझे अपने साथ ले आई और अपने बेटे की तरह पालने लगी। तकरीबन साल भर बाद की बात है। मैं गली में गुल्ली डंडी खेल रहा था, तभी कानों में आवाज आई, अरे सोनू तू यहाँ है? ठीक तो है ना? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखा कि मेरी माँ और मेरे पिता थे। पिता बोले, चल देश आजाद हो गया है, हम लोगों को उस पार के बंगाल जाना है। तब तक लिली भी बाहर आ गई थी। उनकी आंखों में छिपे आंसुओं को सिर्फ मैंने ही महसूस किया था। अब आज में लौट आते हैं। सीमा ने पहले दिन के बाद मुझसे कभी कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि हर बार देने की कोशिश की। मैं उसके जरिए एक बच्चे का बाप भी बन गया और देखते ही देखते वह लड़का 1 साल का हो गया। एक दिन दोपहर को उसके पास गया तो वह बोली, ऊपर से पेटी उतारना। तो मेरी माँ ने मुझे चांदी के कंगन दिए थे, कहा था तेरा बच्चा होगा तो मेरी तरफ से उसे पहना देना। पेटी उतारी गई। कई तरह के पुराने कपड़े भरे हुए थे। उसने सारी पेटी फर्श पर उलट दी और कहा, लगे हाथ सफाई भी हो जाएगी। ट्रंक के नीचे बिछाया गया अखबार उलट कर मैं पढ़ने लगा। तभी उसमें से एक तस्वीर निकल कर नीचे गिरी। मैंने उठाई, चेहरा पहचाना हुआ लगा। मैंने पूछा, ये कौन है? मेरी माँ है। क्या तुम्हारी माँ धान मंडी में रहती थी? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, तुमको कैसे मालूम? सीमा ताज्जुब से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम लिली है? हाँ, लेकिन यह सब तुमको कैसे मालूम? सीमा की हैरानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके सवाल के जवाब में मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने जोश में आकर बता दिया, मैं भी धान मंडी का हूँ। बचपन में तुम्हारी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। यह सुनते ही सीमा का चेहरा सफ़ेद हो गया। उस दिन के बाद से सीमा गुमसुम सी रहने लगी थी। एक दिन वह बोली, भाई बहन होकर हम लोगों ने यह क्या कर डाला, कैसे होगा प्रायश्चित? पर इसका कोई जवाब होता तब न मैं उसको देता। कुछ दिनों बाद मुझे बिहार में अपने गांव जाना पड़ गया। तकरीबन 1 महीने बाद मैं लौटा तो पता चला कि सीमा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या कर ली थी। हमारा बेटा कहाँ गया, इसका पता नहीं चल पाया। अनजाने में हो गए पाप का सीमा ने तो जान देकर प्रायश्चित कर लिया था, लेकिन मैं बुज़दिल उस पाप को आज तक ढो रहा हूँ। मेरे घर के पास ही फकीर चंद रहता था। वह टैक्सी ड्राइवर था। वह एक अच्छा शायर भी था। मेरी तरह उसका भी आगे पीछे कोई नहीं था, सो हम दोनों में अच्छी पट रही थी। मैं जो कुछ लिखता था उसका पहला पाठक वही होता था। एक दिन वह मेरे लिखे को पढ़ने लगा। वह ज्यों-ज्यों मेरा लिखा पढ़ता गया उसकी आंखें आंसुओं से भरती जा रही थी, और जब पढ़ना पूरा हुआ तो देखा कि वह रो रहा था। मैंने हैरानी होते हुए पूछा, अरे तुमको क्या हो गया फकीर चंद? वह भर्राए गले से बोला, हुआ कुछ नहीं, सीमा का बेटा मैं ही हूँ।